कम स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स के चैप्टर में आपको दिखा रहा हूँ वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण, प्रमुख चिकित्सीय उपकरण व विधियाँ, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार, मापन, तरंग गति और आगे प्रकाश, ऊष्मा, गति, बल, ऊर्जा और भार, पदार्थ के गुण, चुंबकत्व, विद्युत, इन सभी चैप्टर को एक क्लिप में देखेंगे और ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाली है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको कम समय में एक अच्छा कंटेंट मिले जो आपके पेपर के लिए एक कैप्सूल हो। ठीक है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना और अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरी वीडियो आपको देख कर जाना है। फिर अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर का जो डाउट है वो ख़त्म हो जाएगा और पेपर में आप आसानी से प्रश्न को हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। ये पूरी थ्योरी क्लास है, वन लाइनर के रूम में है। जो जो की पॉइंट है वो आपको मैं बताते रहूँगा। ठीक है, आइडियोमीटर, तो इस यंत्र द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। दूसरा है एनीमोमीटर, इसके द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। तीसरा है अमीटर, ये विद्युत धारा को इससे मापा जाता है। और चौथा है बैरोमीटर, ये वायुमंडलीय दाब के मापने का यंत्र है। आगे बात करें क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर तो ये जलयानों में सही समय का पता लगाता है। आगे है क्रेस्कोग्राफ, ये पौधे की वृद्धि के मापने का यंत्र है। आगे है फायदोमीटर, तो समुद्र की गहराई का मापक यंत्र है। उसके बाद है गाइगर मूलर काउंटर, ये किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाली विकिरण की गणना की जाती है इससे। आगे है हाइड्रोमीटर, ये द्रव के आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है। फिर है हाइग्रोमीटर, ये वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। मैं आपसे बता दूं इसमें वही पॉइंट रखे गए जो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। आगे है लैक्टोमीटर, जो दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। उसके बाद है मैनोमीटर, इससे गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। उसके बाद है पेरिस्कोप, ये मुख्यतः पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है। इसकी सहायता से समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है। और फिर है पायरोमीटर, ये उच्च ताप का मापन करता है। फिर है रेन गेज, ये वर्षा मापक यंत्र है। अगला है सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर, जो कि भूकंप की तीव्रता मापन हेतु प्रयुक्त होता है। आगे है स्फैग्मो मैनोमीटर, यह रक्त दाब का मापन इससे किया जाता है। आगे है सोनार, जो समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाया जाता है। और लास्ट है ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है। तो ये मैं वही प्रश्न रखा हूँ जो आपके पेपर के रामबाण है और जो बार बार प्रश्न बन रहे हैं। तो कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है। देखिए अब हम कवर करेंगे प्रमुख चिकित्सीय उपकरण एवं विधियाँ, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं पेपर में और मैं नहीं चाहता कि आप हमसे जुड़े हैं तो आपका एक भी प्रश्न इग्नोर हो। तो जितनी भी कोशिश हो सकता है मैं आपके लिए कर रहा हूँ। पहला है पेसमेकर, इस उपकरण द्वारा हृदय में नियमित रूप से स्पंदन तथा धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा है ईसीजी, जो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जैसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं हाँ हिंदी में, और हृदय संबंधी बीमारियों का यह इससे पता लगाया जाता है। और फिर है ईईजी, जिसे हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ कहते हैं, जो मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण करता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो ऑटो एनालाइजर, ये ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है इससे। आगे है सीटी स्कैन, इसके द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असमानता का पता लगाया जाता है। और आगे है बायोप्सी, जो कैंसर की जांच करने की एक विधि है। आगे है एलिसा टेस्ट, इसे एड्स परीक्षण के लिए किया जाता है। और उसके बाद है ऑटोप्सी, ये मृतक शरीर के जांच या पोस्टमार्टम को कहते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको भी आपको नोट कर लेना है। और आगे है ट्यूबेक्टमी, जो
स्त्री की नसबंदी को कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्त्री के नसबंदी को कहते हैं। और जो है वैसेक्टॉमी, ये पुरुष की नसबंदी को कहते हैं। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट को आपको लर्निंग कर लेना है। आगे हम देखेंगे ऊर्जा को परिवर्तन करने वाले यंत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत सेल की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। डायनेमो की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। माइक्रोफोन की बात करें तो ये धन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। मोटर की बात करें तो मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। आगे हम सितार की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इंजन ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ, मैं वही IMP प्रश्न रखा हूँ जो आपके पेपर के लिए रामबाण है और बार बार पूछे जा रहे हैं। अब हम लोग कवर करेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ। तो पहला है एंथ्रोपोलॉजी, जो मानव प्रजातियों का अध्ययन को कहा जाता है। दूसरा है एस्ट्रोलॉजी, जो विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव के अध्ययन को कहा जाता है। तीसरा है एरोनॉटिक्स, जो वायुयान संबंधी सभी तथ्यों के अध्ययन को कहा जाता है। चौथा है एक्वास्टिक्स, जो कि ध्वनि से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है। अगला आपके सामने है सिरेमिक्स, जो चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण की विधि है। आगे है कीमोथेरेपी, जो रासायनिक युग्मों से कैंसर जैसे रोगों का उपचार है। आगे है क्रायोजेनिक्स, जो निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं परिघटनाओं का अध्ययन है। आगे है एक्स बायोलॉजी, जो पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने है एस्थेटिक्स, जो सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन है। आगे है इथोलॉजी, जो जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। नेक्स्ट है एपिग्राफी, जो शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन है। और जेनेटिक्स अगला है, जो कि जीवों की वंश परंपरा के अध्ययन अर्थात आनुवंशिकी का अध्ययन का है। हाइड्रोपैथी की बात करें तो जल से रोगों की चिकित्सा का है। और हाइजीन की बात करें तो ये स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान है। ये सभी पॉइंट को नोट कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ। नेक्स्ट बात करें होलोग्राफी, तो ये लेसर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है। अगला है होरोलॉजी, जो समय मापने से संबंधित विज्ञान है। अगला है हिस्टोलॉजी, जो ऊतकों के बारे में अध्ययन है। और अगला है हीलियोथेरेपी, जो सूर्य की किरणों से रोगों का उपचार है। नेक्स्ट है माइकोलॉजी, जो कवकों का अध्ययन है। अगला है मेट्रोलॉजी, जो माप विज्ञान कहा जाता है। अगला है न्यूमिस्मैटिक्स, जो सिक्कों का अध्ययन का विज्ञान है। नेक्स्ट है ओडोंटोग्राफी, जो दांतों का अध्ययन है। नेक्स्ट आपके सामने है ऑर्थोपीडिक्स, जो विकलांगता का अध्ययन है। आगे है पोमोलॉजी, जो फलों का अध्ययन है। और आगे है पेडागॉजी, जो अध्यापन कला का अध्ययन है। नेक्स्ट आपके सामने है फिलेटली, जो टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति एवं कला का अध्ययन है। आगे है फोनोटिक्स, जो स्वर ध्वनि का अध्ययन है। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी, जो शैवालों का अध्ययन है। अगला है टेलीपैथी, जो मानसिक दूर संवेदन की प्रक्रिया का अध्ययन है। और नेक्स्ट है वायरोलॉजी, जो वायरस का अध्ययन है। अब हम लोग प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार के अध्ययन को एक एक करके देख लेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला इंसुलिन, जिसकी खोज बेंटिंग ने की थी। दूसरा हृदय प्रत्यारोपण, जिसका डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड हैं। तीसरा हैजे के टीका, तो इसके हैं रॉबर्ट कोच। चौथा है RNA, जो कि है आर्थर वर्ग एवं जेम्स वाटसन। नेक्स्ट आपके सामने है DNA, जो कि जेम्स वाटसन तथा क्रिक हैं। और है पेंसिलिन, फिर तो है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। आगे है रक्त परिवहन, जिसके विलियम हार्वे हैं। आगे होम्योपैथिक चिकित्सा, जिसके हैनीमैन हैं। और आगे है चेचक के टीका, इसके एडवर्ड जेनर हैं। और TB की चिकित्सा के रॉबर्ट कोच हैं। नेक्स्ट आपके सामने है हाइड्रोफोबिया, जिसे रेबीज कहते हैं, जिसके लुई पास्चर हैं। विटामिन A, जिसे माइकुलन है। विटामिन B, जिसके माइकुलन है। विटामिन C, जिसके यूजोक्स होलकट हैं। और विटामिन D, जिसके FG हॉपकिंस हैं। आगे है बैक्टीरिया जीवाणु, जिसके लिवेन हॉक हैं।
आगे है विषाणु जिसे वायरस कहते हैं जिसके इवानोव्स्की हैं। आगे है पोलियो टीका जिसके जोन्स साल्क हैं। उसके आगे है पोलियो ड्रॉप जिसके एल्बर्ट साइमिन हैं। आगे है गर्भ निरोधक गोलियां जिसके पिनकस हैं। आगे है बीसीजी टीका जिसकी यूरिन कालमेट है। मैं वही इम्पोर्टेंट आपके सामने रख रहा हूँ जो पेपर के लिए रामबाण है। नेक्स्ट आपके सामने है बेरी की चिकित्सा की बात करें तो आइजक मैन है। मलेरिया की चिकित्सक बात करें तो डॉक्टर रोनेल्ड रॉस हैं। जेनेटिक कोड की बात करें तो हरगोविंद खुराना है। डीडीटी की बात करें तो डॉक्टर पालमुलर हैं। एस्पिरिन की बात करें तो ड्रेसर हैं। परमाणु भट्टी जिसे हम एटॉमिक रिएक्टर की बात करें तो एनरिको फर्मी हैं। आगे एरोप्लेन की बात करें तो राइट बंधु हैं। बाईसाइकिल की बात करें तो कई मैक मिलन हैं। कंप्यूटर की बात करें तो चार्ल्स बेबेज हैं। बैरोमीटर की बात करें तो इंजीनियर टोरिसेली हैं। और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो ब्रेनर्ड और इंकर्ट व मैन्युअली हैं। और प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो गुटनबर्ग हैं। आगे रडार की बात करें तो टेलर यंग है। सेफ्ट लैंप की बात करें तो सर हम्फ्री डेवी हैं। टेलीविज़न की बात करें तो जॉन लोगी बियर्ड हैं। लिफ्ट की बात करें तो एलिसा ग्रेविस ओटिस हैं। रेखा गणित की स्थापना की बात करें तो यूक्लिड हैं। और टेलीस्कोप की बात करें तो गैलीलियो हैं। रिवाल्वर की बात करें तो कोल्ट हैं। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो आइंस्टीन है। अंधों को लिखने पढ़ने की लिपि बताएं तो लुई ब्रेल है। और गुरुत्वाकर्षण गति का नियम के बारे में बात करें तो न्यूटन है। और लॉगरिथम या जिसे लघुगणक कहते हैं उसके जॉन नेपियर हैं। आगे क्रेस्कोग्राफ की बात करें तो जेसी बोस हैं। सिलाई मशीन की बात करें तो इलियास हो हैं। अब हम लोग कवर करेंगे मापन मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे अदिश राशियाँ। तो वही भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे समय, द्रव्यमान, दूरी, विद्युत धारा, चाल, कार्य, ये सभी के सभी क्या हैं अदिश राशियाँ। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको 4 ऑप्शन में 3 अदिश दे दिया जाएगा, 1 सदिश दे दिया जाएगा। तो पूछा जाएगा कि कौन सा सदिश है या कौन सा अदिश नहीं है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे है सदिश राशियाँ। तो वही भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं या कहलाती है। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि, ये सभी क्या हैं सदिश राशियाँ। ठीक है। और मूल मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं। मूल मात्रक की बात करें तो मूल मात्रक वह है जो स्वतंत्र रहते हैं और किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन आदि। आगे आपके सामने मूल मात्रक दिए गए हैं, उनकी भौतिक राशियाँ और उनकी इकाई। लंबाई का जो एसआई मात्रक है मीटर होगा। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है किलोग्राम होगा। समय का जो है सेकंड होगा। विद्युत धारा का एम्पियर होगा। ताप का जो है केल्विन होगा। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होगा। और पदार्थ की मात्रा का मोल होगा। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली दूरी 1 प्रकाश वर्ष होता है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1/4 भाग होता है। ये पॉइंट आपको नोट करना है। और 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया इसलिए ये सही है। और रिएक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। और 1 पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ प्रचलित मात्रक है, उसको एक एक करके। तो सबसे पहले प्रकाश वर्ष जिसका भौतिक राशि है दूरी। आगे खगोलीय मात्रक जिसकी भौतिक राशि है दूरी। पारसेक की भौतिक राशि है दूरी। एंगस्ट्रॉम की बात करें तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। डेसिबल की बात करें तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता। नॉटिकल मील की बात करें तो समुद्री दूरी। और नॉट की बात करें तो समुद्री गति। और फैदम की बात करें तो समुद्री गहराई। और डायोप्टर की बात करें तो लेंस की क्षमता। तो इन पॉइंट को भी आपको देख लेना है, मात्रक और उनकी भौतिक राशियाँ को। चलिए अब हम लोग कवर करेंगे तरंग गति, जिसे वेव मोशन भी कहा जाता है।
तो सबसे पहले देखेंगे यांत्रिक तरंगे। तो यांत्रिक तरंगों के प्रकार बात करें तो दो है, एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं और एक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ठीक है। अब जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करके, ठीक है, कणों के कंपन करके दिशा के समांतर होती है, तो इस प्रकार की तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं या कहा जाता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो वायु में जो उत्पन्न तरंगे और भूकंप में उत्पन्न तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये सभी के सभी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। एक पॉइंट और आपको नोट कर लेना है कि गैस में केवल अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है। और सितार के तार की तरंगे जो होती हैं, कभी कभी पूछा जाता है सितार के तार की तरंगे, ये अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। आगे हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगे निर्वात में चल सकती हैं और प्रकाश की गति से चलती हैं। ठीक है। तथा अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं, जिसे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि रात्रि दृष्टि उपकरण में अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और आंतों के रोगों के निदान के लिए एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। सीटी स्कैन करने में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो एक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे कितने प्रकार में बांटी गई है, तो 3 प्रकार में बांटी गई है। जितने भी इम्पोर्टेंट हैं मैं सभी को एक एक करके कवर कर रहा हूँ। और वह ध्वनि तरंगे तीनों कौन कौन से हैं, तो एक है श्रव्य तरंगे, एक अश्रव्य तरंगे और एक पराश्रव्य तरंगे हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाली तरंगे श्रव्य तरंगे कहलाती हैं और ये सुनने की सीमा जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करें 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को और जान लेना है कि मनुष्य सिर्फ श्रव्य तरंगे सुन सकता है, जबकि कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि पराश्रव्य तरंगे भी सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने, समुद्र की गहराई ज्ञात करना, गठिया रोगों में एवं मस्तिष्क के ट्यूमर को पता लगाने के लिए भी किया जाता है। सोनार है जो समुद्र की गहराई का पता लगाता है, उसमें भी पराश्रव्य तरंगे का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे बात करें हम तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। और विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल जो होती है वो ठोस में होती है। ये भी नोट कर लेना है। किस में होती है, ठोस में। एक पूर्णतः दृढ़ क्षण में ध्वनि वेग क्या होता है, अनंत होगा। ध्वनि की चाल का मान सबसे अधिक किसमें होता है, यहाँ पे दिया गया है ठोस में। और ध्वनि का गमन कहाँ पे, ध्वनि की चाल कहाँ नहीं होती है, तो निर्वात में। निर्वात उन्हें कहते हैं जहाँ पे वायु ना जा सके। निर्वात में सबसे ज़्यादा किसकी चाल होती है, तो प्रकाश की चाल होती है। ये भी नोट कर लेना है। आगे बात करें तो हल्की गैस में ध्वनि की चाल भारी गैस से अधिक होती है। ये पॉइंट याद रखना है। आर्द्रता बढ़ने पर कम घनत्व के कारण ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ये सब प्रश्न बनते हैं, इसलिए सभी को नोट कर लेना है। माध्यम के ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाता है और वायु में 1 सेल्सियस डिग्री पर ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल 0.61 मीटर सेकेंड बढ़ जाता है। आगे और देखें तो दाब के मान में वृद्धि या कमी होने पर गैस में ध्वनि की चाल का मान का अपरिवर्तित रहता है। ये पॉइंट याद रखना है। दाब के मान में वृद्धि या कमी होने पर गैस में ध्वनि की चाल जो है अपरिवर्तित रहेगा, चाहे आप बढ़ाएं चाहे घटाएं, इससे ध्वनि की चाल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वायुयान की चाल को मैक संख्या में मापा जाता है। आगे दिया गया है जब किसी माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होगी
तो मैक संख्या का मान 1 होगा, और यदि वस्तु की चाल ध्वनि की चाल का दुगुना है तो मैक संख्या का मान 2 होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और पराध्वनिक, जिसे सुपरसोनिक भी कहते हैं इंग्लिश में, यान की मैक संख्या 1 से अधिक होती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो चाल अति पराध्वनिक कहलाती है। ठीक है, आगे बात करें तीव्रता और तारत्व तथा गुणवत्ता ध्वनियों के क्या है, लक्षण है। ये पॉइंट याद रखना है। ध्वनि की जो तीव्रता के कारण है वो ध्वनि हमेशा धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पेपर में पूछा जाता है तारत्व, तो ध्वनि के तारत्व लक्षण के जो कारण है, ध्वनि की मोटी या तीक्ष्ण, ठीक है, ध्वनि को मोटी जिसे ग्रेव भी कहते हैं या तीक्ष्ण कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और गुणता के कारण समान तीव्रता व समान तारत्व के ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि किसके कारण प्रतीत होता है। और ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। बेरी बेरी IMP प्रश्न, ये आपको याद रख लेना है। और मोटी ध्वनि का तारत्व कम, जबकि बारीक ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। आगे बात करें तो प्रतिध्वनित ध्वनि का परावर्तन का कारण है। किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में रहता है 1/10 सेकंड तक। और प्रतिध्वनि जिसे इको कहते हैं, सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह की जो बीच की न्यूनतम दूरी है वो 16.6 मीटर लगभग होना चाहिए। कहीं कहीं पेपर में 17 मीटर भी कह दिया जाता है। सिनेमा हॉल की दीवारों पर थर्माकोल का प्रयोग अनुकरण से बचाव के लिए किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करें तो संगीत के कारण खिड़की के शीशों का टूट जाना एवं सैनिकों को एक ताल में परेड करने से पुल टूटना कौन सा कारण दर्शाता है, तो अनुनाद कारण दर्शाता है। ये भी वेरी IMP प्रश्न है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। रेडियो के कार्य करने का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। आगे बात करें हम तो दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि का दूर तक सुनाई देना ध्वनि का अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, बंद कमरों में भी ध्वनि का सुनाई देने का कारण है ध्वनि का विवर्तन। और पास के रेडियो स्टेशन के प्रसारण कभी कभी साफ न सुनाई देना विनाशी व्यतिकरण है। अब समुद्र में जो साइलेंस जोन है, जिसे नीरो क्षेत्र का होना ही विनाशी व्यतिकरण होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब हम विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनके खोजकर्ता के बारे में जान लेंगे। तो गामा किरणें की खोजकर्ता हैं बेकुरल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यक्स किरणें की खोजकर्ता की बात करें तो रॉन्टजन हैं। और पराबैंगनी किरणें की बात करें तो रिटर हैं। और आगे दृश्य किरणें की बात करें तो न्यूटन हैं। और अवरक्त विकिरण की बात करें तो हर्शेल है। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, एक एक पॉइंट आपको देख लेना है। आगे बात करें लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्ज तरंगे तो हेनरिक हर्ट्ज हैं। और दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कोनी हैं। देखिए गामा किरणें का क्या काम है। गामा किरणें का तो इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक होती है और इसका वो उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। यक्स किरणें की बात करें तो यक्स किरणें में चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में यक्स किरणें का उपयोग होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पराबैंगनी किरणें की बात करें तो ये लिखावट को देखने या अंगुली के निशानों को पता लगाने में, नकली करेंसी का पता लगाने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में और बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायक होता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अवरक्त किरणें का क्या काम है, तो अवरक्त किरणें का ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है और ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने, रोगियों को सेकाई करने में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। आगे देख लेंगे लघु रेडियो तरंगे। तो लघु रेडियो तरंगे का उपयोग रेडियो, टेलीविज़न एवं टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है। और दीर्घ रेडियो तरंगे में रेडियो एवं टेलीविज़न में भी इसका उपयोग किया जाता है। हम लोग कवर करेंगे लाइट, प्रकाश। तो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें हम प्रदीप्त कहते हैं। और जो स्वयं के प्रकाश से नहीं प्रकाशित होती हैं उन्हें अप्रदीप्त कहते हैं। अगला है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और तरंग एवं कण दोनों के समान होती हैं। ये भी पॉइंट याद रखना है। और प्रकाश तरंग कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं।
प्रकाश की चाल का मापन सर्वप्रथम रोमर ने किया था और भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर होता है। और अगर बात करें जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक की, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। हम लोग थोड़ा सा दृष्टि दोष के बारे में भी पढ़ेंगे। दृष्टि दोष तो पहला पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया ऑफ शॉर्ट साइटनेस भी कहा जाता है। इस दोष में व्यक्ति नज़दीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसका निवारण उपयुक्त फोकस दूरी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब दूर दृष्टि की बात करें हम, तो दूर दृष्टि में इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु देख लेता है परंतु नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसके निवारण के उपयुक्त फोकस दूरी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक जरा दृष्टि दोष होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर एवं नज़दीक दोनों प्रकार की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं पड़ती हैं। इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऊपर अवतल लेंस और नीचे वाले लेंस में उत्तल लगाया जाता है, जो कि आपस में जुड़े होते हैं। एक और है जिसे हम दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता कहते हैं। इस दोष में व्यक्ति ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है। इसका निवारण है बेलनाकार लेंस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें लेंस की क्षमता, तो किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस का क्षमता कहलाता है। इसका मात्रक जो होता है लेंस का डायोप्टर होता है। धूप के चश्मे की क्षमता शून्य डायोप्टर होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। देखिए, मैं एक एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हल करवा रहा हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले मैंने जियोग्राफी कंप्लीट करवा दिया है, पूरा जियोग्राफी इसी तरह से। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पूरी जियोग्राफी कंप्लीट कर लीजिए। उसके ऊपर आपका कुछ नहीं आने वाला है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। अब दर्पण के बारे में बात करें तो पहले बात करेंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग ड्राइवर के बगल में सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में भी किया जाता है, ठीक है। जो कि ड्राइवर के बगल में जो शीशे लगे होते हैं उसमें भी प्रयोग होता है, और सड़क में जो लगे होते हैं परावर्तक लैंप उसमें भी प्रयोग होता है। अवतल दर्पण की बात करें तो इसका प्रयोग सोलर कुकर, गाड़ियों के हेडलाइट, सर्च लाइट, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दाढ़ी बनाने में बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। और चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं कान, नाक एवं गले की जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि वाहनों की हेडलाइटों में कौन सा दर्पण है, तो उसमें होता है परवलयिक दर्पण। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण तो यदि दो समतल दर्पण समांतर स्थिति में हो, उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। यदि दो समतल दर्पण लंबवत स्थिति में हो तो उनके बीच रखी वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी। पहले ये पॉइंट आपको याद रखना है। और 1.5 मतलब 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई जो होगी वो क्या होगी, 0.75 मीटर होगी। आगे एक पॉइंट और आपको नोट कर लेना है। समतल दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। कभी कभी रंग से भी प्रश्न बनते हैं, तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, लाल, हरा एवं नीला। प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, ठीक है। और जब प्रकाश लाल, हरा व नीला रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग जो मिलकर तैयार होता है वो सफ़ेद होता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर इसी तरह जियोग्राफी कंप्लीट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस वीडियो को देखने के बाद जियोग्राफी के सभी चैप्टर आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे दिया गया है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन दर्शाता है कौन सा रंग, तो बैगनी रंग। आगे है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परिवर्तित करता है, ठीक है, जिससे वह परिवर्तित करता है। हरे पत्ते वाले पौधे लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। यदि किसी पीली वस्तु को लाल प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंगों की संख्या होती है। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है इंद्रधनुष में किनारे पर कौन कौन से रंग होते हैं, तो बैगनी और लाल रंग होते हैं।
अब हम लोग देखेंगे दर्पण एवं लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। तो एक उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, आभासी एवं सीधा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। और एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, आभासी एवं पार्श्व उल्टा होगा। आगे अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का प्रयोग वस्तु का आवर्धित, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक पॉइंट यहाँ और याद रखना है, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा और उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब वस्तु के किस स्थिति में बनता है, तो जब वस्तु प्रकाशी केंद्र तथा फोकस के बीच में होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखना है क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, ठंडे देशों में मरीचिका आदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और पेट के अंगों की जानकारी के लिए एंडोस्कोपी जो प्रयुक्त की जाती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। देखिए इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर इस तरह कंटेंट पाना चाह रहे हैं तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्त, अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट देंगे तो आपको इसी तरह वीडियो हर बार देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके लाइक करने से और चैनल सब्सक्राइब करने से हमारे अंदर भी ऊर्जा होती है और मैं अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने मित्र तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है आगे, आसमान का नीला दिखाई पड़ना और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के आसपास लाल दिखाई पड़ना, ये प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। ठीक है। अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं है। चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ निर्वात है, वायु नहीं है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग नीले के बजाय क्या दिखाई देता, तो काला दिखाई देता। आगे है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जबकि आवृत्ति जो होती है वह अपरिवर्तित रहती है। कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं क्या क्या होती हैं, तो तारों का टिमटिमाना, जल से भरे पात्र में बड़े सिक्के का उठा हुआ नजर आना, और जल से भरे पात्र में पड़ी छड़ का या पड़ी लकड़ी का या कुछ भी टेढ़ा दिखाई देना। आगे दिया गया है, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन। और प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या है, अपवर्तन का कारण होता है। यहाँ देखेंगे आप कि मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ये भी पॉइंट याद रखना है। आँखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश आइरिस को नियंत्रित करता है, ये भी पॉइंट याद रखना है। और मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह दृष्टि क्या होती है, पटल होती है, या जिसे हम रेटिना कहते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना है। आगे बात करें तो प्रकाश का ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और मोटर कारों में हेडलाइट में चकाचौंध को हटाने के लिए पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। और 3D फिल्में देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाली जो चश्मे में हैं वो पोलेराइड होती हैं। आगे बात करें तो पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए पार्थिविक दूरदर्शक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और प्रकाश के किसी अवरोध के किनारे पर मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को एक एक करके नोट कर लेना है। मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपने जियोग्राफी नहीं कंप्लीट किया है तो आप जाके जियोग्राफी कंप्लीट कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम कवर करेंगे ऊष्मा, हीट। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें की पॉइंट को हम देखते हुए चलेंगे। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमानों का तापमान -40 सेल्सियस पर समान होता है, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ठीक है। केल्विन ताप का एसआई जो मात्रक है, ठीक है, केल्विन जो है किसका, ताप का एसआई मात्रक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 0 केल्विन या -273.15 सेल्सियस के परम शून्य ताप कहते हैं, को परम शून्य ताप कहते हैं। इस तापमान पर पदार्थ की अणुओं की गति लगभग शून्य हो जाती है। ठीक है। केल्विन में व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं, ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। आगे बात करें तो स्वस्थ मानव शरीर का तापमान सेल्सियस पैमाने पर 37,
ठीक है, और 37 डिग्री और केल्विन पैमाने पर 310 एवं फ़ारेनहाइट पर 98.6 होता है। देखिए ये सभी प्रश्न बनते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको एक कैप्सूल मिले जो आप इस पढ़ने के बाद कहीं भटकना ना पड़े और आप आसानी से हल कर पाएँ पेपर। ठीक है, हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। वहाँ आपको अगर आप कहेंगे तो PDF भी सेंड कर दिया जाएगा। आगे मानव शरीर का तापमान का मापन जो है वो डॉक्टरी थर्मामीटर से करते हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। किससे करते हैं? थर्मामीटर से। केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप का जो मान होता है वो 0 केल्विन होता है। रंगीन कपड़े ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। ठीक है, श्वेत कपड़े ऊष्मा के निम्नतम अवशोषण करते हैं। ये सभी पॉइंट आपको लर्न कर लेना है। आगे बात करें, कोई पिंड ऊष्मा का अवशोषण करता है जब वह श्वेत और चिकना होता है या चिकना हो। ठीक है, एक श्वेत और चिकनी सतह ऊष्मा के खराब अवशोषण तथा अच्छी परावर्तक होती है। बहुत ही IMP प्रश्न है, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है, इसे नोट कर लेना है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदुरा हो। ठीक है, धूप से बचने के लिए छाते में सबसे उचित रंग संयोजन क्या है? तो ऊपर काला और ऊपर उजला और नीचे काला होना चाहिए। आगे बात करें तो काली वस्तुओं के लिए अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। एक काली तथा खुरदरी सतह ऊष्मीय विकिरण की अच्छी अवशोषक तथा बुरी परावर्तक होती है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम किसका है? तो यह नियम किरचॉफ का नियम है। आगे बात करें तो जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती हैं वह क्या कहलाती हैं? कृष्ण पिंड या ब्लैक बॉडी। ठीक है, और बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा काफ़ी गर्म होती है क्योंकि बादल ऊष्मा के बुरे अवशोषक होने के कारण पृथ्वी से विकिरित ऊर्जा को परावर्तित कर देते हैं। देखिए मैं एक एक पॉइंट को नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि जो जो परीक्षा में बन रहे हैं मैं सभी को एक एक करके कवर कर रहा हूँ। शीतकाल में कपड़े ऊनी हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वह शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ऊष्मा संचरण की विधियाँ क्या है? तो चालन है, सम्मोहन है व विकिरण है। ऊष्मा संचरण की विधियाँ कौन कौन है? चालन, सम्मोहन, विकिरण। अब ठोसों में ऊष्मा का संचरण कैसा होता है? तो चालन विधि से होता है। गैस एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो सम्मोहन विधि से होता है। आगे बात करें हम तो सूर्य से पृथ्वी तक का ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण द्वारा होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान जो होता है वो 1 कैलोरी ग्राम। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सभी ठोसों तथा द्रव में सबसे अधिक होती है। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसके पृष्ठीय ताप पर। क्रायोजेनिक का संबंध किससे है? तो निम्न ताप से है। आगे बात करें तो ऊष्मा का कुचालक या बैड कंडक्टर पदार्थ कौन है? तो लकड़ी, कांच, वायु, ऊन आदि। पारे में ऊष्मा का संचरण होता है किस विधि द्वारा? तो चालन विधि द्वारा। सेल्सियस पैमाना और केल्विन पैमाने में संबंध होता है तो क्या? केल्विन बराबर C प्लस 273। ठीक है, सेल्सियस प्लस 273। ऐसे पदार्थ जिनमें विशेष परिस्थिति में विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है तथा वह विद्युत के पूर्ण चालक बन जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वह अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। आगे बात करें हम तो जल के किसी द्रव्यमान को 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में घटने की बाद वृद्धि होती है। ठीक है, आगे रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखता है। ठीक है, एक समान तापमान को रेफ्रिजरेटर कैसे बनाए रखता है? तो थर्मोस्टेट के कार्य के द्वारा। और 1000 सेल्सियस के वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के जल द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। आगे बता दें तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या होती है? तेज होती है। आगे बात करें तो कमरे में लगा हुआ वातानुकूल केवल आर्द्रता एवं ताप कर्म को नियंत्रित करता है। ठीक, आगे बात करेंगे जब जल में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु है
और हिमांक है बिंदु है वो पहले बढ़ेंगे फिर तथा घटेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे बात करें तो रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। और जब बर्फ़ पिघलती है तब आयतन इसका क्या होता है, घटता है। ये पॉइंट आपको आना चाहिए। गर्म करने पर तरल पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को क्या किया जाता है, ठंडा किया जा सकता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। आगे बात करें तो वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है तो वह क्या होता है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वचालित इंजनों हेतु एथिलीन ग्लाइकॉल एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। आगे बात करें, पृथ्वी ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। ये सभी प्रश्न बने हैं इसलिए मैं एक एक करके कवर करवा रहा हूँ। आगे है, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि यह अपारदर्शी चमकीला ताप के मान को पढ़ने में आसानी होती है। यह कांच में चिपकता नहीं है और ना ही वाष्पित होता है, अतः सही मापन करता है। ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर न्यूनतम तापमान -40 सेल्सियस तक पहुँच जाता है वहाँ पर पारे युक्त तापमानी का प्रयोग न करके अल्कोहल युक्त तापमानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारा -39 सेल्सियस पर जमने लगता है जबकि अल्कोहल -115 सेल्सियस पर जमता है। देखिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण है और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को देख के जाएं। इसमें कम से कम 1000 लाइक और आना ही चाहिए और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। जियोग्राफी अगर आपने नहीं कंप्लीट किया तो आप जियोग्राफी कंप्लीट कर लीजिएगा जो कि एक एक करके कवर कर दिया गया। अब हम लोग देखेंगे गति, मोशन। ठीक है, तो एक समान त्वरण से गिरती हुई लिफ्ट में व्यक्ति अपने आप को हल्का अनुभव करता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कभी कभी प्रश्न बनता है कि जब व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आता है तो अपने भार को कैसा महसूस करेगा, तो हल्का। ठीक है, समान चाल से चलती हुई वस्तु का त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आपको आना चाहिए। परिक्रमा के दौरान उपग्रह जिस बिंदु पर पृथ्वी से सबसे निकट होता है उस बिंदु को पेरिजी कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करेंगे तो किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। केपलर के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह के कक्षा की एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग अधिकतम होता है और सूर्य के समीप होता है। ठीक है, सूर्य से अधिक दूर पर स्थित ग्रह का परिक्रमण काल अधिक होता है। आगे बात करें तो सूर्य के निकट पर स्थित ग्रह का परिक्रमण काल कम होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति प्रकार की गति है या घूर्णन गति कहलाता है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिया, तो केपलर ने दिया। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। जहाज़ों की गति का मापन किसके द्वारा होता है, तो नाट में मापन करते हैं। तोप से छूटे गोले का पथ कैसा होता है, तो परवलयाकार होता है। आगे बात करें तो न्यूटन के पुस्तक का नाम क्या है, तो प्रिंसिपिया न्यूटन के पुस्तक का नाम है। जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तब ग्रह का वेग कितना होता है, तो तब ग्रह का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे बात करें तो न्यूटन के तृतीय नियम
बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया जब हो तो न्यूटन का तृतीय नियम होता है। इसका उदाहरण है बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट को आगे बढ़ना। आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी पर पलायन वेग का मान। तो जो है पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होगा 11.2 किलोमीटर सेकंड, यहाँ पे 11 होगा। 25 ग्राम के पिंड के लिए पृथ्वी से पलायन करने का वेग कितना होगा, तो 11.2 किलोमीटर सेकंड होगा। 40 ग्राम के पिंड के लिए पृथ्वी से पलायन वेग करने का वेग क्या होगा, तो 11.2 किलोमीटर सेकंड होगा। ठीक है। अवकेंद्री बल के बिना वस्तु या कण की वृत्ताकार पथ पर गति संभव नहीं है। आगे है अभिकेंद्री बल का उदाहरण। तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल। तो ये सभी के सभी अभिकेंद्री बल के उदाहरण हैं। जब चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार का झुक जाना, ये सभी किसके हैं, अभिकेंद्री बल के उदाहरण हैं। अब देखेंगे अपकेंद्री बल। तो अपकेंद्री बल के जो उदाहरण है कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ठीक है, ड्राई क्लीनर और सर्कस में मौत के कुएं, ये सभी अपकेंद्री हैं। एक पॉइंट आपको याद रखना, अपकेंद्री में क्या है, आप बाहर की तरफ झुकते हैं, ठीक है, और अपकेंद्री में क्या है, आप अंदर की तरफ झुकते हैं। ये आपके पास सटीक सबसे उदाहरण है। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति, तो प्रक्षेप गति के उदाहरण है तोप से छोटे गोले की गति, ईंधन समाप्त हो जाने के बाद रॉकेट की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, और छत पर खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति और बल्ले द्वारा टकराई गई गेंद की गति आदि, ये सभी के सभी प्रक्षेप गति कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे घूर्णन गति के उदाहरण। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, लट्टू का नाचना, पंखे के ब्लेडों की गति आदि घूर्णन गति है। आगे यदि हम एक गेंद को छत से नीचे गिराएं और उसी ठीक समय पर एक दूसरी गेंद को क्षैतिज दिशा में फेंकें, तो दोनों गेंद पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर परंतु एक साथ पहुंचेंगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दोनों गेंदें अलग अलग स्थान पर जाएंगी लेकिन वो दोनों एक साथ पहुंचेंगी। आगे तोप से छोटे गोले का गमन पथ तो परवलयाकार होगा परंतु बहुत दूर तक मार करने वाली मिसाइलों का गमन पथ परवलयाकार नहीं होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब तोप के छोटे से गोले का जब गमन होगा तो परवलयाकार होगा, लेकिन बहुत दूर तक जो मार करने वाली मिसाइल है उसका गमन पथ का परवलयाकार नहीं होगा। आगे हम देखें तो पिंड का अधिकतम जो है प्रास प्राप्त करने के लिए किसी पिंड को 45 अंश पर प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। कभी कभी कहा जाता है कि गेंद को किस कोण के हिसाब से मारे कि गेंद सबसे दूर जाए, तो 45 अंश, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यदि कोई पिंड ठीक पृथ्वी तल के बजाय तल से कुछ ऊपर उठाकर फेंका जाए तो पृथ्वी पर अधिकतम प्रास प्राप्त करने के लिए 45 अंश से कुछ छोटे कण पर फेंकना चाहिए। ठीक है, जैसे भाला फेंक, चक्का फेंक में खिलाड़ी को अधिकतम प्रास के लिए प्रक्षेप क्षैतिज दिशा में 45 अंश से कुछ छोटे कण पर फेंकते हैं, या मैंने अभी आपको बताया, तो 45 अंश इसका आंसर होगा। आगे बात करें तो क्षैतिज वृत्त में अचल 4 से घूमती हुई एक वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा नियत रहता है। ठीक है, और क्षैतिज वृत्त में घूमने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा प्रत्येक स्थान पर समान रहती है, परंतु ऊर्ध्व वृत्त में घूमने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा प्रत्येक स्थान पर समान नहीं रहती है। एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है और कण के त्वरण की दिशा सदैव उस वृत्त के केंद्र की ओर होगी। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे बात करें तो एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। पथ के प्रत्येक बिंदु पर कण के वेग की दिशा स्पर्श रेखीय होगी। आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत या आपेक्षिकता का सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ घटता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति स्थानांतरीय और घूर्णन गति का उदाहरण है।
मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जो जियोग्राफी मैंने कंप्लीट कराया है प्लीज़ उसको आप जाके कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उसे देखने के बाद आपके अंदर का सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कवर करेंगे एनर्जी, ऊर्जा। तो किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है, जैसे कैपेसिटी टू डू वर्क, उसी वस्तु को हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या है, जूल है। ठीक है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, ठीक है, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा या बांध बनाकर इकट्ठा किया गया जल, सभी क्या है, एक ऊर्जा है। या चाबी वाली घड़ियों की स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, या तनी हुई धनुष की डोरी में निहित ऊर्जा, या किसी दबे हुए गेंद में निहित ऊर्जा, या किसी ऊंचाई पर अवस्थित पिंड में निहित ऊर्जा आदि सभी क्या हैं, एक स्थितिज ऊर्जा हैं, जो ऊर्जा रोकी दी गई है। देखिए जैसे धनुष में डोरी में निहित ऊर्जा, डोरी तनी हुई है, अगर छोड़ दिया जाएगा तो तीर निकल जाएगी, तनी हुई है। घड़ी के स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, यहाँ स्प्रिंग लगा के दबाया गया है तो कि ये भी एक स्थितिज ऊर्जा है। पानी को बांध बनाकर रोक दिया जाए, वह भी एक स्थितिज ऊर्जा है। आगे हम देखेंगे तो गतिमान गोली, गतिशील वाहन, चलते हुए हथौड़े, बहते हुए जल, बहती हुई हवा, फेंका गया भाला या तीर आदि सब क्या हैं, गतिज ऊर्जा हैं। ठीक है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो ऊर्जा का ना तो कोई निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। आगे बात करें द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, तो आइंस्टीन ने द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित किया है, जो है E बराबर mc²। ठीक है। जहाँ पर E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c क्या है, प्रकाश का वेग है। अब आगे हम देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण, तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो ध्रुव पर होता है, जो कि मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है जियोग्राफी। आगे बात करें तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो सबसे कम होता है वो भूमध्य रेखा, इसे इक्वाटर कहते हैं, वहाँ पर होता है। और पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। आगे देखें तो पृथ्वी तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाता है और गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक है वो न्यूटन बाई किलोग्राम या मीटर बाई सेकंड स्क्वायर है। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के आकार, रूप, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा में बन सकते हैं उनको मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, एक एक करके कवर कर रहा हूँ। हम लोग अब देखेंगे बल, फोर्स। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम को बल का परिभाषा मिलती है। ठीक है। प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है, जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है। और न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जैसे Fa बराबर ma। बलों की प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल माने जाते हैं। कौन कौन से बल हैं, ये आपके सामने है। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल या प्रबल बल और दुर्बल बल। अब हम देखेंगे यहाँ गुरुत्वीय बल, तो सबसे कमज़ोर जबकि नाभिकीय सबसे कमज़ोर और जबकि नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल होता है, ये आपको याद रखना है। गुरुत्वीय बल जो है सबसे कमज़ोर होता है और नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो न्यूटन के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यदि एक किलोग्राम के दो पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके मध्य 6.67 गुणे 10 के पावर 41 न्यूटन का बल लगेगा और यह बल बहुत कम होने के कारण इसका अनुभव नहीं होता है। आगे बात करें तो गुरुत्व बल पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है उसे बल को पृथ्वी का गुरुत्व बल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल की बात करें तो ये बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है एवं परास अधिक होता है इसमें। ठीक है। प्रबल बल की बात करें तो नाभिकीय एवं आकर्षण बल है, यह अति लघु परास 10 के पावर 15 मीटर कोटि का बल होता है, इसे ही प्रबल बल कहते हैं। जो दुर्बल बल है ये अत्यंत लघु परास वाला बल है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा।
हम देखेंगे घर्षण बल। तो किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु के गति के दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल परस्पर संपर्क में आने वाले सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल से जो लाभ है उसके बारे में बात करें तो घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चलते हैं, दौड़ते हैं, हम सीधा खड़े हो पाते हैं। माचिस की तीली को माचिस की सतह पर रगड़ने पर घर्षण बल के कारण ही होता है और वो जलती है। गाड़ियों का ब्रेक घर्षण बल के कारण ही कार्य करता है। घर्षण बल से कुछ और एग्जाम्पल हैं जो कि हानि होता है। घर्षण बल के कारण ही वाहनों के टायर घिस जाते हैं, जूते घर्षण बल के कारण ही घिस जाता है। और स्नेह का प्रयोग करके जैसे तेल, ग्रीस आदि एवं बाल बेरिंग का प्रयोग करके घर्षण बल को कम कर दिया जाता है। आगे बात करेंगे तो पहियों के टायरों में छोटे छोटे खांचे बने होते हैं जो घर्षण बल बढ़ा देते हैं, जिससे वाहन फिसलते नहीं हैं। उत्तोलक क्या है? तो उत्तोलक एक सरल मशीन बल आघूर्ण का सिद्धांत पर आधारित होता है, जैसे चिमटा, घिरनी, सरौता आदि। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, देख लेना, कैंची, प्लास, साइकिल का ब्रेक, डंडी, तराजू, हैंडपंप आदि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और सरौता नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा ढोने की मशीन, पहिया, कब्जे का पर घूमने वाला दरवाज़ा आदि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। और चिमटा मनुष्य का हाथ, किसान का हल, ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। हम लोग भार से संबंधित प्रश्न देख लेंगे जो कि पेपर में बन जा रहे हैं। तो पृथ्वी पर वस्तुओं की भार सबसे अधिक ध्रुव पर होता है और पृथ्वी पर वस्तुओं का भार सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है। कृत्रिम उपग्रह में रखी वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है। आगे चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग होता है। आगे बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो ध्रुव के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर वस्तु का भार में वृद्धि होगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर वस्तुओं के ध्रुव में अतिरिक्त हर स्थान पर वस्तुओं के भार में कमी होगी। ठीक है। आगे बात करें तो पृथ्वी की घूर्णन गति कम होने से ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर वस्तुओं के भार में वृद्धि होगी। आगे देखें तो पृथ्वी पर भार का मान अक्षांश के साथ साथ परिवर्तित होता है। लिफ्ट के ऊपर जाने पर उस स्थिति में वस्तु का आभासी भार बढ़ जाएगा और लिफ्ट के नीचे आने पर उस स्थिति में वस्तु का आभासी भार कम हो जाएगा। दुर्घटनावश लिफ्ट टूट जाने पर उस पर स्थित वस्तु का भार क्या हो जाएगा? भारहीन हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा। आगे बात करें लिफ्ट के समान चाल से ऊपर या नीचे जाने पर उस स्थिति में वस्तु का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होगी? वृद्धि होगी। सरल लोलक के बारे में बात करें तो कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी कार्य नहीं करती है। आवर्तकाल का मान लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा। आगे बात करें कृत्रिम उपग्रह पे लोलक घड़ी का आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। कोई लड़का झूला झूलते खड़ा हो जाए, झूला झूलते झूलते खड़ा हो जाए तो झूले का आवर्तकाल का मान घट जाता है। गर्मियों में लोलक घड़ियाँ क्या हो जाती हैं? सुस्त हो जाती हैं। सर्दियों में लोलक घड़ियाँ क्या हो जाती हैं? तेज चलने लगती हैं। और सर्दियों में लोलक घड़ी का आवर्तकाल क्या हो जाता है? घट जाता है। और गर्मियों में बात करें तो गर्मियों में लोलक घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है। तो देखेंगे पदार्थ के गुण। तो सबसे पहले घनत्व। तो द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन क्या होता है? घनत्व कहलाता है। और घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है। इसका एसआई मात्रक बात करें तो किलोग्राम बाई मीटर क्यूब है। ठीक है। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व, ठीक है, 4 सेल्सियस पर बटा जल का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व में आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, यह एक क्या होता है? अनुपात होता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। आगे बात करें तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर नामक यंत्र से करते हैं और लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है जबकि पारे का घनत्व से कम होता है। इसलिए लोहे का टुकड़ा जल में डूब जाता है किंतु पारे में तैरता रहता है। आगे फिर बात करेंगे 4 सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है जबकि आयतन न्यूनतम होता है। किसी बर्तन पर जल भरा है, उस पर बर्फ़ तैर रही है,
जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बर्तन में जल का तल अपरिवर्तित रहता है और अर्थात पहले के समान ही रहता है। आगे बात करेंगे तो बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ़ जल में तैरती रहती है। जब बर्फ़ जल में तैरती है तो उसका आयतन का 1/10 भाग जल के ऊपर रहता है। समुद्री जल का घनत्व साधारण जल से अधिक होता है, इसलिए समुद्री जल में तैरना आसान होता है। स्वरण की बात करें तो यह पारा में डूब जाता है क्योंककि स्वरण का घनत्व पारे के घनत्व से अधिक होता है। आगे बात करें तो ऑस्मियम धातु का सर्वाधिक घनत्व 22.61 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा भारी है। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे हम बात करेंगे जब नाव समुद्र में जाती है तो थोड़ा उड़ जाती है, इसके विपरीत जब कोई नाव समुद्र से नदी में जाती है तो थोड़ा दब जाती है। समुद्री में नदी की तुलना में नाव पर अधिक बोझ रखा जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आगे बात करें दाब, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है, जिसे आप पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है और 1 पास्कल बराबर जो होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आगे बात करें तो रेल की पटरियां चौड़े स्लीपरों पर बिछाई जाती हैं, जिससे रेलगाड़ी का भार के कारण दाब कम हो जाए। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसलिए चौड़ी स्लीपरों में बिछाई जाती हैं कि उसका जो भार है काफ़ी क्षेत्रफल पर पड़े और दाब कम हो जाए। द्रव चलित प्रेस, द्रव चलित ब्रेक और द्रव चलित दीवार इत्यादि पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। आगे बात करेंगे वायुमंडलीय दाब। यदि बैरोमीटर में पारे का पाठ्यक्रम अचानक एकाएक गिर जाता है तो इसका अर्थ है कि आंधी तूफान आने की संभावना है, लेकिन अब पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसका अर्थ है मौसम स्वच्छ रहेगा। यदि बैरोमीटर में पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका अर्थ है वर्षा होने की संभावना है। आगे बात करें तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है और वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही बहने लग जाती है। आगे देखेंगे दाब का प्रभाव। तो पिघलने पर जिस पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है उस पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। आगे बात करें तो जो पदार्थ पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ़ आदि। आगे है क्वथनांक। तो दाब का मान बढ़ाने पर सामान्यतः सभी दरों का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। हम अब देखेंगे पृष्ठ तनाव। तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई कल्पित रेखा के एक ओर से एकांक लंबाई के लंबवत पृष्ठ के तल में कार्य करता है। पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक है न्यूटन/मीटर है। जल के पृष्ठ तनाव के कारण पृथ्वी के बूंदें क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं। आगे बात करें तो पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई जल की सतह पर तैरती है। जल को गर्म करके तेल, साबुन या डिटर्जेंट डालकर जेल के पृष्ठ तनाव को कम किया जा सकता है। जब द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है। जल में नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। द्रव का ताप बढ़ने पर इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे बात करें, जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और मच्छरों को लार्वा जल में डूबकर मर जाते हैं। अब श्यानता देखेंगे तो ताप का मान बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है और ताप का मान बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। आगे बात करें तो द्रव की श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले संयोजक बल के कारण होता है। जल और वायु में से जल की श्यानता अधिक होती है, शहद और जल में से शहद की श्यानता अधिक होती है। गाढ़े एवं पतले द्रव में से गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक होती है। सामान्यतः श्यानता का अर्थ गाढ़ापन से ही होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल केशकत्व के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, चढ़ता है।
आगे बात करें केशकत्व के कारण ही ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। आगे हम लोग देखेंगे ससंजक बल एवं आसंजक बल। तो ससंजक बल का अर्थ है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है, जैसे जल के अणुओं के मध्य। ससंजक बल ठोस पदार्थों में अधिकतम होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ससंजक बल का होना, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण ससंजक बलों का होना, ये पॉइंट याद रख लेना है। आगे बात करेंगे तो आसंजक बल का अर्थ है दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, जैसे कागज व गोंद। ऐसे तरह जो ठोस को गीला नहीं करते हैं उसमें आसंजक बल का मान ससंजक बल से कम होता है, जैसे पारा कांच की दीवार को गीला नहीं करता है। ऐसे तरह जो ठोस के दीवार को गीला करते हैं उसमें आसंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होता है, जैसे जल कांच के तल को गीला करता है। चाक द्वारा श्याम पट पर लिखना आसंजक बल का कारण संभव है। अब हम लोग देखेंगे विसरण। तो पदार्थ के अणुओं की उनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्थानांतरण विसरण कहलाता है। जैसे इत्र की खुशबू को फैलना इत्र के अणुओं की वायु के अणुओं में विसरण के कारण होता है, और द्रव में विसरण गैस की अपेक्षा धीमी गति से होता है तथा ठोस में अत्यंत ही धीमी गति से होता है। अब हम लोग देखेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव या पूर्ण आंशिक रूप से डूबी हो तो उस पर एक उत्प्लावन बल कार्य करता है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इस नियम के बहुत से उपयोग हैं। यहाँ जलयानों या पनडुब्बियों को डिजाइन बनाने में काम आता है। जीवन रक्षक पेटी, लैक्टोमीटर जो दुग्ध मापी, हाइड्रोमीटर जो द्रव घनत्व मापी इसी नियम पर आधारित हैं। तरल में डूबी हुई वस्तु में दो बल कार्य करते हैं, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से? तो वस्तु के भार नीचे की ओर और दूसरा है उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। आगे अगर हम देखें यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वह स्थिति में क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है तो वस्तु द्रव के अंदर डूबी हुई अवस्था में तैरेगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो उसका कुछ हिस्सा द्रव के बाहर निकल जाएगा और वस्तु तैरेगी। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मित्र तक शेयर जरूर करें। अब हम लोग देखेंगे पदार्थ के गुण। तो सबसे पहले घनत्व। तो द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन क्या होता है? घनत्व कहलाता है। और घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, इसका एसआई मात्रक बात करें तो किलोग्राम बाई मीटर क्यूब है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व, ठीक है, 4 सेल्सियस पर बटा जल का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व में आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, यह एक क्या होता है? अनुपात होता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। आगे बात करें तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर नामक यंत्र से करते हैं और लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है जबकि पारे का घनत्व से कम होता है। इसलिए लोहे का टुकड़ा जल में डूब जाता है किंतु पारे में तैरता रहता है। आगे फिर बात करेंगे 4 सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है जबकि आयतन न्यूनतम होता है। किसी बर्तन पर जल भरा है, उस पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बर्तन में जल का तल अपरिवर्तित रहता है और अर्थात पहले के समान ही रहता है। आगे बात करेंगे तो बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ़ जल में तैरती रहती है। जब बर्फ़ जल में तैरती है तो उसका आयतन का 1/10 भाग जल के ऊपर रहता है। समुद्री जल का घनत्व साधारण जल से अधिक होता है, इसलिए समुद्री जल में तैरना आसान होता है। स्वर्ण की बात करें तो यह पारा में डूब जाता है क्योंकि स्वर्ण का घनत्व पारे के घनत्व से अधिक होता है। आगे बात करें तो ऑस्मियम धातु का सर्वाधिक घनत्व 22.61 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा भारी है। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे हम बात करेंगे
जब नाव समुद्र में जाती है तो थोड़ा उठ जाती है। इसके विपरीत जब कोई नाव समुद्र से नदी में जाती है तो थोड़ा दब जाती है। समुद्री में नदी की तुलना में नाव पर अधिक बोझ रखा जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आगे बात करें दाब। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है, जिसे आप पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है और 1 पास्कल बराबर जो होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और 1 बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आगे बात करें तो रेल की पटरियां चौड़े स्लीपरों पर बिछाई जाती हैं, जिससे रेलगाड़ी का भार के कारण दाब कम हो जाए। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसलिए चौड़ी स्लीपरों में बिछाई जाती हैं कि उसका जो भार है काफ़ी क्षेत्रफल पर पड़े और दाब कम हो जाए। द्रव चलित प्रेस, द्रव चलित ब्रेक और द्रव चलित दीवार इत्यादि पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। आगे बात करेंगे वायुमंडलीय दाब। यदि बैरोमीटर में पारे का पाठ्यक्रम अचानक एकाएक गिर जाता है तो इसका अर्थ है कि आंधी तूफान आने की संभावना है। लेकिन अब पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसका अर्थ है मौसम स्वच्छ रहेगा। यदि बैरोमीटर में पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका अर्थ है वर्षा होने की संभावना है। आगे बात करें तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है और वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही बहने लग जाती है। आगे देखेंगे दाब का प्रभाव। तो पिघलने पर जिस पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है उस पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। आगे बात करें तो जो पदार्थ पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ आदि। आगे है क्वथनांक। तो दाब का मान बढ़ाने पर सामान्यतः सभी दरों का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। हम अब देखेंगे पृष्ठ तनाव। तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई कल्पित रेखा के एक ओर से एकांक लंबाई के लंबवत पृष्ठ के तल में कार्य करता है। पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक है न्यूटन बाई मीटर है। जल के पृष्ठ तनाव के कारण पृथ्वी के बूंदें क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं। आगे बात करें तो पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई जल की सतह पर तैरती है। जल को गर्म करके तेल, साबुन या डिटर्जेंट डालकर जेल के पृष्ठ तनाव को कम किया जा सकता है। जब द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है। जल में नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। द्रव का ताप बढ़ने पर इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे बात करें, जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और मच्छरों को लार्वा जल में डूबकर मर जाते हैं। अब श्यानता देखेंगे तो ताप का मान बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है और ताप का मान बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। आगे बात करें तो द्रव की श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले संयोजक बल के कारण होता है। जल और वायु में से जल की श्यानता अधिक होती है। शहद और जल में से शहद की श्यानता अधिक होती है। गाढ़े एवं पतले द्रव में से गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक होती है। सामान्यतः श्यानता का अर्थ गाढ़ापन से ही होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल केशकत्व के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, चढ़ता है। आगे बात करें, केशकत्व के कारण ही ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। आगे हम लोग देखेंगे ससंजक बल एवं आसंजक बल। तो ससंजक बल का अर्थ है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है, जैसे जल के अणुओं के मध्य। ससंजक बल ठोस पदार्थों में अधिकतम होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ससंजक बल का होना, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण ससंजक बलों का होना, ये पॉइंट याद रख लेना है। आगे बात करेंगे तो आसंजक बल का अर्थ है दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, जैसे कागज व गोंद। ऐसे द्रव जो ठोस को गीला नहीं करते हैं उसमें आसंजक बल का मान ससंजक बल से कम होता है, जैसे पारा कांच के दीवार को गीला नहीं करता है।
ऐसे द्रव जो ठोस के दीवार को गीला करते हैं उसमें आसंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होता है, जैसे जल कांच के तल को गीला करता है। चाक द्वारा श्याम पट पर लिखना आसंजक बल का कारण संभव है। अब हम लोग देखेंगे विसरण। तो पदार्थ के अणुओं की उनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्थानांतरण विसरण कहलाता है। जैसे इत्र की खुशबू को फैलना इत्र के अणुओं की वायु के अणुओं में विसरण के कारण होता है, और द्रव में विसरण गैस की अपेक्षा धीमी गति से होता है तथा ठोस में अत्यंत ही धीमी गति से होता है। अब हम लोग देखेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव या पूर्ण आंशिक रूप से डूबी हो तो उस पर एक उत्प्लावन बल कार्य करता है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इस नियम के बहुत से उपयोग हैं। यहाँ जलयानों या पनडुब्बियों को डिजाइन बनाने में काम आता है। जीवन रक्षक पेटी, लैक्टोमीटर जो दुग्धमापी, हाइड्रोमीटर जो द्रव घनत्व मापी इसी नियम पर आधारित हैं। तरल में डूबी हुई वस्तु में दो बल कार्य करते हैं, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से? तो वस्तु के भार नीचे की ओर और दूसरा है उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। आगे अगर हम देखें, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वह स्थिति में क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है तो वस्तु द्रव के अंदर डूबी हुई अवस्था में तैरेगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो उसका कुछ हिस्सा द्रव के बाहर निकल जाएगा और वस्तु तैरेगी। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मित्र तक शेयर जरूर करें। थ्योरी क्लास थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जो बार बार परीक्षा में बने थे, इसलिए मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट करवाया पूरा। और आपका प्रैक्टिस जो साइंस का चल रहा है वो करते रहिएगा, प्ले लिस्ट बना दी गई है। और मैं आपको बता दूँ, रेलवे के लिए मैथ्स की भी सीरीज चल चुकी है जिसमें सभी को एक एक करके कवर किया जा रहा है। और आपसे बता दूं, जैसे मैंने ये कंप्लीट करवाया साइंस, ऐसे मैंने जियोग्राफी, संविधान, इतिहास सभी को एक एक करके कवर करवा दूंगा। बस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे भविष्य में सभी वीडियो आपके पास मिलती रहे। क्योंकि एक गलती अगर करेंगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, फिर आपको कई सालों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसलिए बिल्कुल गलती ना करें, क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखें और एक एक प्रश्न को देखें। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने मित्र तक शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, अगला क्लास आपको कौन सी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं चुंबकत्व। तो चुंबक का दोनों सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, ये पॉइंट आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे चुंबक है तो इसका जो दोनों सिर है इस पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। कुछ पदार्थों की कृत्रिम विधियाँ द्वारा चुंबक भी बनाया जा सकता है। लोहा, इस्पात, कोबाल्ट से भी चुंबक बनाया जा सकता है। आगे बात करें, चुंबक के किनारे के दोनों सिरों को चुंबक के ध्रुव कहते हैं, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। चुंबक के मध्य स्थान पर चुंबकत्व सबसे कम होता है। यदि किसी चुंबक के धागे से बांधकर स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाए तो स्थिर होने पर उसकी जो दिशा होगी उत्तर दक्षिण होगी। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा से बनाए जाते हैं। आगे बात करें, अस्थायी चुंबक तो इस्पात से बनाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहा से बना होता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। एक लंबी धारावाही जो है वो परनालिका कहलाती है और चुंबकीय क्षेत्र गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। अनुचुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है प्लेटिनम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम आदि। आपसे पूछा जा सकता है लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण, तो लोहा, कोबाल्ट, निकेल। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण तो चांदी, सोना, जिंक, जल, हाइड्रोजन आदि। और चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है वेबर मीटर सेकंड स्क्वायर या टेस्ला। मैं आपको बता दूं, ये जो मैं साइंस कंप्लीट करवा रहा हूँ उसके बाद मैं न्यूमेरिकल का मैराथन लेकर आऊँगा। सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल को एक ही वीडियो में कवर करवाऊँगा, लेकिन इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक होना ही चाहिए। 1000 लाइक जिस दिन हो जाएगा उसी दिन, अगर आप कल 1000 लाइक करवा दे रहे हैं तो मैं कल ही न्यूमेरिकल की वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है 1000 लाइक इस वीडियो पर होना ही चाहिए। तो चलिए हम कवर करेंगे विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी परिपथ में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या है विद्युत धारा का? एम्पियर। और किसी परिपथ में यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बहती है
तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 की पावर 18 होगी। धारा दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक दिष्ट धारा और एक प्रवर्तित धारा। दिष्ट धारा क्या है? तो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। परावर्तित धारा या परिमाण तथा दिशा में समय के साथ परिवर्तित होती है, तो यह प्रत्यावर्ती धारा है। हम लोग देख लेंगे अब विद्युत लेपन, जिसे इलेक्ट्रोप्लांटिंग कहते हैं। तो जिस धातु पर परत चढ़ानी होती है उसका कैथोड, और उस धातु पर परत चढ़ानी जिस धातु पर परत चढ़ानी होती है उनका एनोड बनाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जिस धातु पर परत चढ़ानी होती है उसका कैथोड, और जिस धातु की परत चढ़ानी होती है उसका एनोड बनाया जाता है। इस क्रिया में प्रायः सोना, चांदी, तांबा धातु को लिया जाता है। विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। ट्रांसफार्मर क्या है? यह उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में, ठीक है, और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है, जो कि ट्रांसफार्मर का काम है। आगे बात करें तो जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें हम अचालक या कुचालक कहते हैं। ताप बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। अर्धचालक पदार्थ को विद्युत चालकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है तथा ताप के घटने पर घटती है। और विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता में उल्टा संबंध है। अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियां मिलाने पर भी उसका विद्युत चालकता बढ़ जाती है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा का पता लगाया जा सकता है या लगाया जाता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। ट्रांसफार्मर में केवल प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग होता है। शुष्क सेल में एनोड का कार्य कार्बन की क्षय करती है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे बात करें तो शुष्क सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। घरों में लगे बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे आदि समांतर क्रम में लगे होते हैं। फ्यूज तार की विशेषता कम गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा एसी और दिष्ट धारा डीसी, जो एसी डीसी को दिष्टकारी द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा? दिष्टकारी द्वारा बदला जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होता है, ठीक है। घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। आगे बात करें तो विद्युत प्रेस में तार नाइक्रोम का होता है। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। डायनमो किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। यदि 1000 वाट की विद्युत बल्ब को 1 घंटा जलाया जाए तो 1 यूनिट विद्युत खर्च होगा, ठीक है। शुष्क सेल का कैथोड क्या है? जस्ता का होता है। और त्वरित चालक तांबे का बना होता है। मैं एक एक करके सब कवर करवा दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल की बात थी तो मैंने बताया न्यूमेरिकल का एक वीडियो मैराथन आपके लिए आएगा। प्रैक्टिस डेली चल रहा है तो बिल्कुल भी क्लास इग्नोर नहीं। आगे बात करें तो फ्यूज तार तांबे, टिन व सीसा के मिश्र धातु से बना होता है। 1 किलो घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। चालक पदार्थों का उदाहरण है लगभग सभी धातुएं, अम्ल, क्षार, लवणों के जलीय विलयन, मानव शरीर, जल आदि है, ठीक है। चालक पदार्थों का उदाहरण क्या है? लगभग सभी धातुएं, अम्ल, क्षार, लवणों की जलीय, ठीक है, और विलयन, लवणों का जलीय विलयन, मानव शरीर, ठीक है, और जल, ये सभी चालक पदार्थ के उदाहरण हैं। अचालक या कुचालक पदार्थ के उदाहरण तो रबर, कागज, लकड़ी, अभ्रक, शुद्ध जल आदि। वह पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच की होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि अर्धचालक किसे कहते हैं? तो जो विद्युत चालकता एवं अचालक पदार्थों के बीच की होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। अचालक में इसमें कभी करंट नहीं आता, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अचालक या कुचालक में अर्धचालकों के जर्मेनियम, सिलिकॉन किसका उदाहरण है? तो ये अर्धचालक का उदाहरण है। ताप घटने पर चालक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध घट जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। आगे बात करेंगे तो परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। विपरीत आवेशों के बीच कौन सा बल होगा? तो आकर्षण बल लगेगा। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होता है? कम हो जाता है।
अधिक वाट का बल का प्रतिरोध कम हो जाता है। विद्युत लेपन के लिए दिष्ट धारा का प्रयोग होता है। विद्युत फ्यूज परिपथ के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता विद्युत फ्यूज परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए मैं सभी प्रश्न को ले आया हूँ और इतना मेहनत कर रहा हूँ, अभी जस्ट ड्यूटी जा रहा हूँ, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने मित्र तक शेयर कर देना। 1000 लाइक तो अगर आ गया दोस्त तो मैं समझूंगा कि हमारी मेहनत सफल होती दिख रही है। आगे है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में पारे के वाष्प व आर्गन गैस भरी होती है, ये पता होना चाहिए। बिजली के खपत का बिल वोल्टेज के मापन पर आधारित होता है। तो दोस्त ये थे साइंस के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न। मैं डेली प्रैक्टिस लेके आता हूँ जो आपके पेपर के लिए पूछा गया है। न्यूमेरिकल की एक मैराथन आएगी। आपसे बता दूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जियोग्राफी कंप्लीट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके जियोग्राफी भी कंप्लीट कर लीजिए। इसी तरह संविधान, इतिहास और इकोनॉमिक्स सभी एक एक करके कंप्लीट किया जाएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।